हेलो, टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यानी एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, यानी एक पार्टनरशिप फर्म का समापन। अगर एक पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या एंट्री करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, और एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, अपने को वो देखना है। देखो, अपने पास दो कंसेप्ट है। फर्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और सेकंड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक में सिर्फ डिसोल्यूशन किसका हुआ है, सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है, यानी पार्टनर के बीच में जो डीड थी, जो एग्रीमेंट थी, सिर्फ उसका समापन हुआ है। और सेकंड है अपने पास जो पार्टनरशिप फर्म थी, उस पार्टनरशिप फर्म का ही डिसोल्यूशन हो गया। यानी अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो उसका क्या मतलब है, और अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है तो फिर उसका क्या मतलब है। अब देखो, अब देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर थे उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन हो गया। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या थे, ए, बी और सी, तीन पार्टनर थे। तीन पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट टूट गया, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया और एक नया एग्रीमेंट बनेगा। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, यानी तीनों पार्टनर के बीच में जो प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या है, अगर प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हुआ तो क्या बनेगा, एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा, न्यू एग्रीमेंट बनेगा। देखो, ये नहीं कि प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म होना और न्यू एग्रीमेंट को बनने को अपन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। जो प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म होता है उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। खत्म होने के बाद क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म रनिंग पोजीशन में रहती है। इसमें ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होने की वजह से कभी भी पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती है, बल्कि वो रनिंग पोजीशन में रहती है, अपने बिजनेस को रनिंग रखती है। तो सिर्फ पार्टनर के बीच का एग्रीमेंट खत्म हुआ है, यानी मान लो पार्टनर का रेशियो था 1:2:3। अब इनके बीच का ये एग्रीमेंट खत्म हुआ। अब ये अपने प्रॉफिट शेयर को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब ये करेंगे 1:1:1। अब क्या करेंगे, ये इक्वली अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले वाला एग्रीमेंट खत्म हुआ और एक नया एग्रीमेंट बन गया। अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसमें अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो उसमें कभी भी पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती है, सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही खत्म होता है और उसके बाद एक नया एग्रीमेंट बन जाता है, किसके बीच, पार्टनर के बीच। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है, पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाएगी। डिसोल्यूशन किसका हुआ है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, यानी अब प्रेजेंट के अंदर जो फर्म एग्जिस्टेंस में थी, अब उस फर्म को ही डिसोल्व कर दिया। अब वो फर्म ही डिसोल्व हो गई, वो फर्म ही समाप्त हो गई। तो यहाँ पर क्या है, अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस टाइम पर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, और यहाँ पर अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं रहती होती है, बल्कि अपनी रनिंग पोजीशन में रहती है। अब देखो, कौन सी कंडीशन है कब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, फिर देखेंगे कि कब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट बनता है वो कब चेंज होता है, कब खत्म होकर नया एग्रीमेंट बनता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर, जैसे मैंने बताया था पहले इनका रेशियो अलग था, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो गया। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उसकी वजह से भी प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बन जाएगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर मान लो दो ही पार्टनर थे, अगर थर्ड पार्टनर आएगा तो प्रेजेंट का पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा। थर्ड है डेथ या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट लेता है कोई पार्टनर, तो जो प्रेजेंट एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और उसके आगे एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जब प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म होता है और एक न्यू एग्रीमेंट बनता है। तो प्रेजेंट एग्रीमेंट के खत्म होकर न्यू एग्रीमेंट के बनने को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती है, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, अगर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, इस कंडीशन में क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नहीं बल्कि
पार्टनरशिप का, सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है और पार्टनर के बीच में एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। अब देखो ये कब होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कब होता है? पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन इन निम्न सिचुएशन में हो सकता है। देखो पहला क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सभी पार्टनर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं इस बात के ऊपर कि अब तक हमने बिजनेस कर लिया, अब हम इस पार्टनरशिप फर्म को और रन नहीं करना चाहते, अब इस पार्टनरशिप फर्म को हम बंद करना चाहते हैं, तो सभी पार्टनर की सहमति से क्या हो सकता है, इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या बोलते हैं, मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। अगर 2 पार्टनर दिवालिया हो गए तो पार्टनरशिप फर्म का कंपल्सरी होगा बंद करना। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कंपल्सरी केस आ जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर। यहाँ पर 3 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर दिवालिया हो गए, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में एक ही पार्टनर बचा है, तो पार्टनरशिप को बंद करना क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया। बाई नोटिस, नोटिस के थ्रू भी क्या है कि हम कोर्ट में नोटिस देते हैं कि हम हमारी फर्म को अब बंद करना चाहते हैं, तो भी हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी स्पेशल इवेंट के अकर होने की वजह से, मान लो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी इतनी ज्यादा है कि पार्टनरशिप फर्म अपनी सभी एसेट्स को सेल कर दे तो भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी, तो भी पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना कंपलसरी हो जाएगा, यानी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर की म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी बंद हो सकती है, कंपलसरी डिसोल्यूशन भी हो सकता है, नोटिस के थ्रू भी बंद कर सकते हैं, और किसी स्पेशल इवेंट के अक्कर होने की वजह से भी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के अंदर अलग केस है, अगर नया पार्टनर आ रहा है, अगर पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, तब प्रेजेंट जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा आगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पार्टनरशिप बंद हो गई, अब दोबारा से कोई एग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि हमने फर्म को ही बंद कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट। अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे, यानी एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन करेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, और रिजर्व एंड सरप्लस की क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ये वो एडजस्टमेंट है जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, यानी प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म होके एक नया एग्रीमेंट बनता है, उस टाइम पर पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये वाली एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर पार्टनरशिप फर्म का ही डिसोल्यूशन हो जाता है, उस टाइम पर कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मान लो पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो गई, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल करेंगे, उन एसेट्स को सेल करके जितनी भी लायबिलिटी है उन लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। अगर अमाउंट बचता है एसेट्स को सेल करके लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद, मान लो एसेट्स को सेल किया था 100 रुपीज के अंदर, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी टोटल 70 रुपीज, फिर भी बिजनेस के पास, फिर भी पार्टनरशिप फर्म के पास 30 रुपीज बाकी है, उस 30 रुपीज को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म रनिंग पोजीशन में रहेगी, पार्टनरशिप किसका हुआ है, सिर्फ डिसोल्यूशन किसका हुआ है, पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फर्म रनिंग पोजीशन में रहती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का ही डिसोल्यूशन हो गया तो फर्म ही बंद हो जाएगी, उसके बाद फर्म रनिंग पोजीशन में नहीं रह सकती। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, अगर डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का हुआ है तो प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है कि कब होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब होगा, जो प्रेजेंट एग्रीमेंट है वो कब खत्म हो जाएगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, नया पार्टनर एडमिट हुआ, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया। ऐसा कौन सी सिचुएशन है जब पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाएगी, या तो पार्टनर की म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन, या नोटिस के थ्रू डिसोल्यूशन, या फिर किसी इवेंट के अक्कर होने की वजह से डिसोल्यूशन। नेक्स्ट है, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो उस टाइम पर क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, तो मैंने आपको ये डिटेल में
पीछे के 3 लेक्चर में करवा दिया। अगर पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग शेयर में चेंज होता है, अगर पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें चेंज हो गया, अगर पार्टनर के कोई डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, उस टाइम पर चेंज हो गया, तो ये सारे मैंने आपको ऊपर करवाए हुए हैं। ये सारे अकाउंट कैसे कैसे ओपन करनी है, कैसे इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, ये मैंने आपको प्रीवियस की तीनों वीडियो में करवा रखा है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। एडजस्टमेंट किसकी करनी है, आज अपने को क्या पढ़ना है, आज अपने को पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज अपन पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, उस टाइम पर पार्टनरशिप फर्म की कैसे एसेट्स को सेल करते हैं, कैसे लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, अगर कुछ अमाउंट बची तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पर बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कितने तरीके से हो सकता है, यानी एक पार्टनरशिप फर्म कितने तरीके से बंद हो सकती है, वो देखना है। तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के 2 मेथड हैं, 2 तरीके से, 2 वे से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। पहला है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की बिना इंटरफेयर के, अगर कोर्ट की बिना इंटरफेयर के पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकते हैं तो वो ये वे है। सेकंड है हमारे पास बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, ये है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, यानी इसमें कोर्ट के ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं है। सेकंड मेथड अपने पास जहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आता है, यानी कोर्ट के ऑर्डर आने पर पार्टनरशिप फर्म को बंद करना कंपलसरी है। अब देखो ये मेथड और ये मेथड दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस के, यानी कोर्ट की बिना कोई भी इंटरफेरेंस के अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। पहला है अपने पास म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है कि मान लो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर ने कहा, आपस में कंसल्ट किया और कंसल्ट ये किया कि अब हम इस पार्टनरशिप फर्म को इससे ज़्यादा रन नहीं कर सकते, इस पार्टनरशिप फर्म को हम बंद करना चाहते हैं। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ही खुद डिसाइड करते हैं अपने एग्रीमेंट से, अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो डिसाइड करते हैं कि अब इस पार्टनरशिप फर्म को हम रन नहीं करेंगे, अब इस पार्टनरशिप फर्म को हम क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट कौन सी सेक्शन में दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 40 में। ये सेक्शन आपको ध्यान रखने हैं, नोट कर लेना। सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म को अपनी फर्म बंद करना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। किस सिचुएशन में अनिवार्य है, पहले उसका क्या देखते हैं, सेक्शन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के लिए सेक्शन है 41, सीक्वेंस में सारे सेक्शन 40, 41, 42 और 43, सिर्फ आप इसका सीक्वेंस ध्यान रखना। सेकंड क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यानी कुछ पॉइंट, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना अनिवार्य है। उसमें पहला है इंसॉल्वेंट पार्टनर। अगर मैक्सिमम पार्टनर या फिर सभी पार्टनर क्या है, जैसे 3 पार्टनर थे, 3 में से कोई 2 पार्टनर या फिर एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर दिवालिया हो जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना कंपलसरी हो जाएगा। मान लो 2 पार्टनर क्या हो गए, दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो एक पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म को रन नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए कम से कम 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। अगर 2 पार्टनर नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना क्या है, कंपलसरी है। सेकंड है इलीगल बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस इलीगल है, तो भी पार्टनरशिप फर्म को वो बिजनेस बंद करना कंपलसरी है। थर्ड है हैपन ऑफ एन इवेंट, यानी किसी स्पेशल इवेंट के अक्कर होने की वजह से भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ सकता है। किस सेक्शन में बोला गया है, सेक्शन नंबर 42 के अंदर। अब वो कौन सी स्पेशल इवेंट है, जैसे कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर या फिर मैक्सिमम पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो एक स्पेशल इवेंट है। क्या इवेंट है कि लगभग सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। सेकंड है टाइम पीरियड खत्म हो गया, यानी जिस मान लो पार्टनरशिप की थी हमने 7 ईयर्स के लिए, अगर 7 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है एम अचीव। अगर एम ही अचीव हो गया, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस एम के लिए बनाई गई थी, अगर उस एम को अचीव कर लिया गया तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना कंपलसरी है। तो ये 3 इवेंट हैं, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, और या फिर टाइम पीरियड खत्म हो गया, या फिर ये क्या है, जिस एम के लिए उस पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश किया गया था वो एम ही अचीव हो गया, तो भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना कंपलसरी है। सेक्शन नंबर 42 के अंदर ये बताया गया था। लास्ट है हमारे पास बाई नोटिस। अगर पार्टनर चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप फर्म को अब बंद किया जाए तो पार्टनर नोटिस देकर भी, पार्टनर पब्लिक नोटिस देकर भी इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 43 के अंदर। एक बार फिर से बताती हूँ, यहाँ पर इस मैटर में कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यानी यहाँ पर कोर्ट की कोई भागीदारी नहीं है, कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट कितने तरीके से पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं? पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 40। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अब तो बंद करना ही पड़ेगा, 41। 2 केस हो सकते हैं, या तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर क्या हो गया, बिजनेस इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो भी पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ेगी। थर्ड हमारे पास किसी स्पेशल इवेंट के हैपन होने की वजह से, मान लो जिस टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट की गई थी, मान लो 7 साल के लिए हमने पार्टनरशिप डीड साइन की थी, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया हो, हमारा एम अचीव हो गया हो, या फिर पार्टनर ही क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया हो, इसके लिए सेक्शन नंबर 42। फिर है बाई नोटिस। अगर पार्टनर क्या कर देते हैं, सॉरी ये वाला, हाँ, फिर है बाई नोटिस। अगर पार्टनर क्या करते हैं, नोटिस ही दे देते हैं, अगर पार्टनर पब्लिक नोटिस दे देते हैं कि अब इस पार्टनरशिप फर्म को हम इससे ज़्यादा रन नहीं करेंगे, तो अभी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, सेक्शन नंबर 43 के अंदर। अब आता है कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। अगर पार्टनर कोर्ट को क्या देते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, अगर पार्टनर कोर्ट को क्या देते हैं, या कोर्ट को क्या देते हैं, कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं किसकी, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर कोर्ट को एक एप्लीकेशन देते हैं, एक नोटिस देते हैं, जिसमें ये शो करते हैं कि अब हम इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो कोर्ट ऊपर से ऑर्डर देता है कि अब इस पार्टनरशिप फर्म को आप डिसॉल्व करना चाहते हो तो डिसॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला केस भी हो सकता है, यानी एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के 2 मोड हैं। पहला है कोर्ट के बिना परमिशन, यानी जिसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सेकंड है कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। तो इस तरीके से हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान रखना इन सेक्शन को, कई बार सेक्शन पूछ लेंगे अगर क्वेश्चन ज़्यादा डीपली बनेगा। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन नंबर 40, कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन नंबर 41, हैपन ऑफ एन इवेंट सेक्शन नंबर 42, और क्या है, बाई नोटिस सेक्शन नंबर 43। अगर आपको, जैसे मैंने इनको फर्स्ट टाइम याद किया था तब एक ट्रिक से याद किया था, ऐसी इनकी सीक्वेंस याद नहीं रहती। ये तो ध्यान रहता है कि 40 से स्टार्ट और 43 पे कंप्लीट है। अब 40, 41, 42 और 43 तक कैसे पहुंचे? पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट है। जैसे 2 भाई बहन थे, जैसे क्या थे, मैंने स्टार्टिंग में इस ट्रिक से याद किया था कि दोनों भाई बहनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, स्टार्टिंग में एग्रीमेंट होता है सेक्शन नंबर 40, ठीक है। फिर क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। पहले तो सिर्फ दोनों भाई बहन थे, अब कौन आ गया, अब आगे पेरेंट्स, अब कौन आ गया, अब आगे पेरेंट्स। और पेरेंट्स कोई चीज़ अपने को म्यूचुअल तो नहीं देते, यानी अपनी सहमति तो नहीं मांगते, वो क्या कर देते हैं, अपने लिए कंपल्सरी कर देते हैं। जैसे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पहले क्या था, पहले हमारे म्यूचुअल एग्रीमेंट था, दोनों बहन भाई पढ़ते थे, बहन नहीं पढ़ती थी तो भाई नहीं बताता था, भाई नहीं पढ़ता था तो बहन नहीं बताती थी। ये क्या था, म्यूचुअल एग्रीमेंट था दोनों का, ठीक है, चल जाता था। नेक्स्ट स्टेप पे कौन किसने एंट्री मारी, पेरेंट्स ने एंट्री मार दी। अब क्या कर दिया, अब पढ़ना कंपलसरी कर दिया। पेरेंट्स ने एंट्री मारी और पेरेंट्स ने पढ़ना कंपलसरी कर दिया। अब क्या हुआ, पेरेंट्स से भी काम नहीं चला। पेरेंट्स ने बोला ओ टेस्ट में कम मार्क्स हैं, अब तो कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हैपन ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट, स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रखा था और पेरेंट्स वहाँ चले गए और जाके स्कूल में बता दिया दोनों बच्चों की स्टडी के बारे में। तीसरा क्या है, हैपन ऑन इवेंट। अगर यहाँ से भी काम नहीं चला, फिर क्या हुआ, बाई नोटिस। अब स्कूल से नोटिस आता है, ये क्या था, यहाँ पर है स्कूल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्कूल। अब क्या है, स्कूल से भी नोटिस आ जाता है। तो मेरे को लग रहा है कि अब याद हो गया होगा। पहला कौन सा है बताओ, म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेकंड क्या, पेरेंट्स आ गए, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। थर्ड में क्या हो गया था, थर्ड में स्कूल में नोटिस चला, स्कूल में क्या हुआ था, इवेंट में गए थे मम्मी पापा, हैपन ऑफ एन इवेंट। और लास्ट में क्या था, लास्ट में था बाई नोटिस। अब तो स्कूल वालों ने भी नोटिस दे दिया, पढ़ते नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज करो, म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन,
थर्ड क्या दे रखा था, इवेंट हैपन होगा स्कूल के अंदर कोई, और लास्ट क्या दे रखा था, बाई नोटिस। तो ये याद करने की एक मैंने स्टार्टिंग में ट्रिक बनाई थी जब मैं 11th-12th में थी। क्या थी, सेक्शन नंबर 40, 41, 42 और 43। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क है वो डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा, किसमें, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है। अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर के बीच में जो प्रेजेंट में एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब क्या होता है, तब तो पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाती है, तब तो पार्टनरशिप फर्म का ही समापन हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हुआ था, फर्म बंद नहीं हुई थी। लेकिन अगर डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का तो क्या हो जाएगी, फर्म ही बंद हो जाएगी। सेकंड डिफरेंस है कंटिन्यूटिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में रहेगी, पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती है। कब, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस ही बंद हो जाएगा, फर्म ही बंद हो जाएगी। यानी यहाँ पर फर्म बंद हो जाती है और यहाँ पर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म बंद नहीं होती, सिर्फ प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म होता है और एक नया एग्रीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है कि पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनर रिलेशन बना रहता है, पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन बना रहता है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट खत्म हुआ है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को बंद नहीं किया है, तो पार्टनर के बीच में जो रिलेशन था, जो इकोनॉमिक रिलेशन था वो सेम कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो गई तो पार्टनर के बीच का रिलेशन कहाँ से रहेगा, तो पार्टनर के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन कंटिन्यू चलता रहता है और यहाँ पर पार्टनर के बीच का इकोनॉमिक रिलेशन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर फर्म बंद होगी तो सभी पार्टनर अपने अपने घर चले गए, कोई किसी को नहीं जानता, किसी के बीच में कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए, उनको क्लोज नहीं करते, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म ही बंद होगी तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, सभी एसेट्स को सेल कर देंगे और सेल करने से जितनी अमाउंट रिसीव होगी उससे सभी लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज नहीं करते। लेकिन अगर फर्म ही डिसोल्व होगी तो उस टाइम पर क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन होने पर एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करते हैं, उसके लिए एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल इनकम। तो अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी से कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है ये देखने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करते हैं। लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया उस टाइम पर हम एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, एसेट्स को सेल करते हैं और लायबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, किस टाइम पर, जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, कोर्ट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन होने पर कोर्ट का कोई रोल नहीं है। देखो मैंने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का टॉपिक आपको करवा दिया। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब है अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, या फिर अगर पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, उस टाइम पर पार्टनर का प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। तो अब तक कोर्ट का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात आई तो क्या हुआ, वहां पर कोर्ट इंटरफेयर करेगा। अगर रिक्वायरमेंट हुई, अगर किसी पार्टनर ने कंप्लेन कर दिया अपनी फर्म के अगेंस्ट कि मेरी फर्म क्या करी है, मेरी फर्म
अच्छे तरीके से बिजनेस नहीं कर रही है, कुछ पार्टनर दिवालिया हैं, मेरी फर्म इलीगल बिजनेस कर रही है, तो क्या करेगा, कोर्ट इंटरफेयर करेगा, कोर्ट अपने कदम आगे बढ़ाएगा और उस पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा देगा। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में कोर्ट का इंटरफेयर होता है कुछ सिचुएशन में। नेक्स्ट है फर्म का समापन। कभी फर्म बंद नहीं होती, यहाँ पर कभी भी फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है। लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसके बाद ना तो पार्टनरशिप रहेगी ना पार्टनरशिप फर्म रहेगी। यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चलती रहती है, सिर्फ पार्टनरशिप का एंड होता है, सिर्फ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट खत्म होता है, नया एग्रीमेंट बना लेते हैं बाद में, लेकिन पार्टनरशिप फर्म रनिंग पोजीशन में रहती है। तो ये कुछ डिफरेंस है किसके बीच में, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के बेस में और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस बताए गए। नेक्स्ट अपने पास सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। मैंने आपको एक सेक्शन बताना भूल गई, जो मैंने पीछे करवाया था कि दो केस हैं, दो मोड है किसके, अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो दो मोड हैं, या तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं कोर्ट की बिना परमिशन के, मतलब कोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहाँ पर। उसमें मैंने आपको 4 केस बताए थे, उसमें सेक्शन नंबर 40, 41, 42 और 43 बता दिए थे। सेक्शन नंबर 44 अप्लाई होगा अगर कोर्ट इंटरफेयर करेगा। तो अगर कोर्ट के ऑर्डर से पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है तो उसमें सेक्शन नंबर 44 आएगा, आप उसमें नीचे मेंशन कर देना। अब ध्यान आया, मैंने ये सेक्शन देखा तब। तो सेक्शन नंबर 44 में क्या बोला गया था, सेक्शन नंबर 44 में बताया है अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है किसके थ्रू, कोर्ट के थ्रू, अगर कोर्ट के इंटरफेयर से पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 44। अब नेक्स्ट अपने पास सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन यानी अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो शो किए हुए असेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, उनकी सेटलमेंट कैसे करेंगे। तो ये सेक्शन नंबर 44, देखो क्या बताया गया था, सेक्शन नंबर 44 के अंदर ये बताया है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कैसे सेटलमेंट करेंगे लायबिलिटीज की, ये देखना है। मैंने आपको ये बताया है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, हम एसेट, जितनी भी एसेट्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को सेल करेंगे। एसेट्स को सेल करके हम लायबिलिटी की क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। अब लायबिलिटी की पेमेंट करने की एक प्रॉपर सीक्वेंस है, क्या है, लायबिलिटी को पेमेंट करने की एक प्रॉपर सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस में क्या है, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को पे करना है। सबसे पहले मान लो मैंने एसेट्स को सेल किया, एसेट्स को सेल करके अब लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। सो सबसे पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट होगी। अब आप बोलोगे थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी का मतलब है बिजनेस की, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किए हुए बीपी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी वो लायबिलिटी जो कि पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो है, यानी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो पे करेंगे। सबसे पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट करते हैं, उसके बाद पार्टनर ने अगर फर्म को कोई लोन दिया है तो उस लोन की पेमेंट करते हैं। अगर फिर भी कुछ अमाउंट बचती है तो पार्टनर की कैपिटल का रीपेमेंट किया जाता है। फिर भी कोई अमाउंट बचती है तो पार्टनर को पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मान लो मेरे पास में 1000 रुपीज़ थे एसेट्स को सेल करने पर, उसकी मैंने लायबिलिटी की पेमेंट की, तो लायबिलिटी की मैंने थर्ड पार्टी की पेमेंट कर दी, कितने की थी, 200 रुपये की थर्ड पार्टी की पेमेंट थी, मान लो कर दी। पार्टनर्स का लोन कितने का था, 100 रुपये का मैंने पे कर दिया। पार्टनर की कैपिटल में मान लो कितने रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, 400 रुपये, बाकी कितने बच गए, 300 रुपये कहाँ जाएंगे, ये 300 रुपये पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एसेट्स को सेल करने से लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, सबसे पहले कहाँ पेमेंट करेंगे, थर्ड पार्टी की, फिर पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर की कैपिटल की रीपेमेंट करेंगे और लास्ट में जो कुछ बचा उसको प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है आपको। फिर हमारे पास अगर सिचुएशन ये है, अगर हमारे पास एसेट्स की वैल्यू एक्सेस है, हम यहाँ की स्टेज तक पहुँच गए तो ठीक है। अगर क्या है, अगर एसेट्स की वैल्यू कम है,
मान लो मैंने एसेट्स को सेल किया गया है सिर्फ 500 रुपये से, ऋषि हुए एसेट्स को सेल करने से। एसेट्स की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ एसेट्स यानी ये 500 रुपये कम पड़ जाते हैं किसी पेमेंट की, लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पाती। अगर मैं एसेट्स को सेल करने से भी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पाती तो पैसा कहाँ से आएगा? लाइबिलिटी की पेमेंट तो करनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी पड़ेगी, पार्टनर को लोन देना पड़ेगा। अगर हम कहाँ से पेमेंट करेंगे? अगर बिजनेस के पास में इतनी ही एसेट्स थी कि मान लो थर्ड पार्टी की ही पेमेंट हुई, लेकिन पार्टनर का लोन भी तो पे करना पड़ेगा। मान लो ये थर्ड पार्टी की पेमेंट भी पूरी नहीं हो पाती है, तो क्या करेंगे? अगर इस एसेट्स को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव हुई है उस अमाउंट से मैं लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पाई तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी? फर्म पैसा कहाँ से लाएगी? फर्म को पैसा लाने की सीक्वेंस क्या है? कहाँ से सेट ऑफ करेंगे उस लाइबिलिटी को? सबसे पहले कहाँ देखेंगे? अगर मान लो फर्म की एसेट्स से सेट ऑफ नहीं हुई, फर्म की एसेट्स को सेल करने से जो वैल्यू रिसीव हुई थी उससे एक्सटर्नल लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं हुई, तो उसको हम कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? सबसे पहले हम फर्म का जो प्रॉफिट है उसको यूज़ करेंगे। अगर फर्म के प्रॉफिट के यूज करने से सारी लाइबिलिटी पेमेंट हो गई तो ठीक है। अगर पेमेंट नहीं हुई तो सेकंड नंबर पे हम जाएंगे भागे भागे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के पास। कहाँ पहुँचे? पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट में पार्टनर की जो कैपिटल है उस कैपिटल को यूज करेंगे किसकी? लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। मैंने फर्म के प्रॉफिट को भी यूज कर लिया, मैंने पार्टनर की कैपिटल को भी यूज कर लिया। अगर फिर भी कुछ लाइबिलिटी बच जाती हैं जिनकी पेमेंट करना कंपलसरी है और पेमेंट नहीं हुई, क्या बोले? कहाँ जाएंगे? क्या बोलेंगे? क्या बैंक से लोन लेंगे? बैंक लोन कैसे देगी? क्या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? कोई भी लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारी फर्म डिसॉल्व हो गई है, हमारी फर्म बंद हो रही है। तो क्या करेंगे? पार्टनर को बोलेंगे। क्या बोलेंगे पार्टनर को? कि पार्टनर पैसे लेके आओ। तो हम लास्ट में कहाँ जाएंगे? पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स में जाएंगे, यानी पार्टनर से पैसा मंगवाएंगे कि पार्टनर इतनी अमाउंट में पैसा लेके आओ। क्यों? क्योंकि पेमेंट करनी है, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए हम पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमी है पार्टनरशिप फर्म की। अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, अगर पार्टनरशिप फर्म को बंद किया और उस टाइम पर अगर सफिशिएंट मात्रा में बैलेंस नहीं है, अगर सफिशिएंट मात्रा में कैश नहीं है, तो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। सेकंड बताया था कि अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उनकी सेटलमेंट कहाँ से करेंगे, यानी लाइबिलिटी की पेमेंट कैसे करेंगे। एक तो सेक्शन याद रखना है, सेक्शन नंबर 48। दूसरा है इस सीक्वेंस में पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट, सेकंड पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल पेमेंट करेंगे और फिर उसके बाद बचा तो पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। अगर मान लो नहीं है हमारे पास में सफिशिएंट मात्रा में कैश नहीं है, एसेट्स को सेल करने से भी अमाउंट नहीं है हमारे पास, तो कहाँ जाएंगे? फर्म का जो प्रॉफिट बचा हुआ है, फर्म की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट शो कर रखा था उस प्रॉफिट को उठाएंगे और लाइबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। फिर भी लाइबिलिटी पेमेंट नहीं हुई तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पार्टनर के कैपिटल का पैसा निकाल लेंगे। फिर भी पेमेंट नहीं हुई तो हम बोलेंगे कि पार्टनर अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब पैसा लेके आओ आप खुद की पर्सनल एसेट से और इन लाइबिलिटी की पेमेंट करो। ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट अपने पास पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट और पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट, यानी किसकी पेमेंट करनी है? लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। लायबिलिटी किसकी है? फर्म की। अगर फर्म की लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, सेकंड है पार्टनर की खुद की लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। अगर फर्म की लायबिलिटी की पेमेंट करनी है या फिर पार्टनर की खुद की सेल्फ प्राइवेट लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, तो ये दोनों कहाँ शो किए गए हैं? दोनों पार्टनरशिप फर्म के एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 49 में शो किए। ध्यान रखना किसके अंदर है? सेक्शन नंबर 49 के अंदर पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट, पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट को क्या है? शो किया है, डिस्क्राइब किया गया। देखो कैसे सेट ऑफ करेंगे। मान लो पार्टनरशिप फर्म की खुद की लायबिलिटी है तो पे कौन करेगा? खुद फर्म पे करेगी।
अगर पार्टनरशिप फर्म की खुद की कोई डेब्ट है, खुद की कोई लाइबिलिटी है, तो उसको पे कौन करेगा? उसको पार्टनरशिप फर्म खुद पे करेगी। उसको कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म खुद पे करेगी। और अगर प्राइवेट है, अगर किसी पार्टनर की खुद की पर्सनल डेब्ट है, तो क्या उसको फर्म पे करेगी? क्यों पे करेगी फर्म? क्योंकि वो पार्टनर की खुद की है, तो खुद पार्टनर ही पे करेगा। क्या करेगा? खुद पार्टनर ही उस लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा। अब फर्म पेमेंट कैसे करेगी? क्या फर्म के पास कैश रखा हुआ है? फर्म पेमेंट कैसे करेगी? फर्म अपनी एसेट्स को सेल करेगी और सेल करके उस लाइबिलिटी की क्या कर देगी? पेमेंट कर देगी। अब पार्टनर क्या करेंगे? पार्टनर की अगर अपनी खुद की पर्सनल लाइबिलिटी है कोई, तो पार्टनर क्या करेंगे? अपनी प्राइवेट एसेट्स को सेल करेंगे और उसकी लाइबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। कहने का मतलब है, अगर फर्म की डेब्ट है, फर्म की लाइबिलिटी है, तो फर्म पे करेगी। अगर पार्टनर की लाइबिलिटी है, तो पार्टनर पे करेंगे। फर्म की लाइबिलिटी को पार्टनर खुद की एसेट से पे नहीं करेंगे, पहले वो अपनी खुद की एसेट्स को, लाइबिलिटी को पे करेंगे। देखो, पार्टनरशिप फर्म पहले खुद की लाइबिलिटी को पे कर रही है, ऐसे ही पार्टनर भी पहले अपनी एसेट्स को सेल करके अपनी खुद की पर्सनल लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं। अगर फर्म की एसेट्स को सेल करने से लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद कुछ अमाउंट बचता है, अगर एसेट्स को सेल करके लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कुछ पैसा बचता है, तो पार्टनरशिप फर्म उस पैसे का क्या करती है? वो उस बैलेंस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर किसी भी पार्टनर के पास में उसकी एसेट्स को सेल करके लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद कुछ अमाउंट बचती है, तो पार्टनर क्या करेंगे? क्या पार्टनर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में? अपनी एसेट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पार्टनर क्या करेंगे? पार्टनर उस एसेट्स को, अगर इस फर्म के अंदर जरूरत पड़ी, तो इस फर्म की लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए यूज करेंगे। बैलेंस बचा तो फर्म की लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे। अगर कुछ बैलेंस बचता है, यहाँ पर मान लो टोटल एसेट्स थी 100 की और इसकी पार्टनर की खुद की लाइबिलिटी कितनी है? 70 रुपीज। तो कितनी रुपीज बच गया? अभी भी 30 रुपीज बाकी है। इस 30 रुपीज को यूज कहाँ करेंगे? अगर पार्टनरशिप फर्म की टोटल लाइबिलिटी इन एसेट्स को सेल करने से पेमेंट नहीं होती है, तो इन लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए पार्टनर अपनी खुद की जो बची हुई अमाउंट 30 रुपीज है, उसको पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकता है। ये पॉइंट था बताने का। अब सबको पता था कि पार्टनर की लाइबिलिटी है तो पार्टनर पे करेगा, फर्म की लाइबिलिटी तो फर्म भी पे करेगी। लेकिन बताने का पॉइंट ये था कि अगर पार्टनर के पास कुछ अमाउंट बची हुई है, अगर पार्टनर्स के पास कोई एसेट्स है, कोई अमाउंट रखी हुई है, और अगर फर्म को रिक्वायरमेंट हुई पैसे की, तो वो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को यूज करके उस लाइबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। ये पॉइंट था बताने। अब देखो, नीचे एग्जांपल भी दे रखा था मैंने। एसेट्स कितनी की है? एसेट्स है, मान लो पार्टनर की एसेट्स है 60 लाख की, पार्टनर की लाइबिलिटी है 40 लाख की। पार्टनर ने अपनी टोटल लाइबिलिटी को पे करके कितना अमाउंट बच गई? 20 लाख अभी भी बैलेंस है किसके पास? पार्टनर के पास। इस 20 लाख का यूज किसमें करेंगे? पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। ये नहीं कि पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स बचा ली और पार्टनर की खुद की पर्सनल उसको एसेट्स को यूज करिए, ऐसा नहीं। पार्टनरशिप फर्म की खुद के पास कुछ एसेट्स नहीं बची है, सबकी पेमेंट कर दी, यानी एसेट्स के नाम पर पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ नहीं है, तब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को यूज करेंगे। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो उस टाइम पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से अकाउंट को ओपन करेंगे, किस किस अकाउंट में क्या क्या एंट्री करेंगे, वो देखना है। सबसे मेन अपना यही टॉपिक है, आज अपने को यही मेन डिस्कस करना है। देखो, ये जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कब? जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उस टाइम पर अकाउंट प्रिपेयर करने की एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में क्या है? सबसे पहले रियलाइजेशन, सबसे पहले के क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? देखो, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ और जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया था, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बल्कि रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाएगा।
अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले एक बार अकाउंट को प्रिपेयर करने की सीक्वेंस देखो। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन होने पर रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन किया जाएगा। उसके बाद लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया है तो उसका अकाउंट ओपन करेंगे। लोन बाय पार्टनर टू फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है फिर उसका अकाउंट ओपन करेंगे। फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। और कैश एंड बैंक अकाउंट का दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आएगा और ये शो करेगा कौन सा, कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस इक्वल आने पर, यानी जैसे ये कैश अकाउंट ओपन किया, इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल आएगा और ये शो करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, अर्थमेटिकली क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट तैयार की है, उसमें कोई गलती नहीं। अगर आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का बैलेंस मैच नहीं होता, इसका मतलब कोई ना कोई गलती हुई है, यानी किसी ना किसी ट्रांजेक्शन को इस अकाउंट में गलत ट्रांजेक्ट किया गया है। तो ये जो अकाउंट तैयार करने का सीक्वेंस है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाएगा, फिर लोन अकाउंट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद पार्टनर का क्या आएंगे, कैपिटल अकाउंट आएंगे और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, वन बाय वन इन अकाउंट को ओपन करेंगे और देखेंगे कि किस अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन करने हैं। इतना ध्यान रखना, अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। और अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पर ये सब अकाउंट ओपन किए जाएंगे 5। लेकिन अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। और इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती। क्वेश्चन भी ये पुटअप कर लेंगे कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कब करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है कब, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, सॉरी उल्टा बता दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब ओपन होता है, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। और रियलाइजेशन अकाउंट कब ओपन होता है, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो किन किन अकाउंट को ओपन करते हैं, ये अकाउंट ओपन किए जाते हैं। और अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो किन अकाउंट को ओपन करेंगे, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा क्या है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और फिर लास्ट में क्या है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो क्या यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ तो फर्म ही बंद हो गई। उस बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी को यूज करके ही तो हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे। सभी एसेट्स को सेल करेंगे और सभी लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो बैलेंस शीट में कुछ बचेगा ही नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पर बैलेंस शीट नहीं बनती है, सिर्फ इन्हीं अकाउंट को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन होने पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, उनकी सेटलमेंट करते हैं, तो किन किन अकाउंट के थ्रू उन ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। कब बनाया जाता है, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर, पार्टनरशिप फर्म के समापन के टाइम पर एसेट्स की वैल्यू को सेल करके, लायबिलिटी की वैल्यू को पेमेंट करके, इन ट्रांजेक्शन को शो करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट किसके बेस पर बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट के डाटा के बेस पर बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के नीचे जो कुछ एडजस्टमेंट दी हुई होती हैं उनके बेस पर रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर छोटी छोटी टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट को ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स का मतलब मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी एसेट्स। ऑल एसेट्स का मतलब ये नहीं है यहाँ भी कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स भी आएंगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल, बट इतना ध्यान रखना बिजनेस की
बिजनेस की बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को यहाँ शो करेंगे। उसमें से कुछ एसेट्स को अपनी एक्सेप्शन है उनको एक्सक्लूड रखेंगे, बाहर रखेंगे। किन एसेट्स को हम बाहर रखेंगे वो देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आएंगी, बिजनेस की एसेट्स आएंगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिजनेस की सारी लाइबिलिटी आएंगी। अब सारी लाइबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल सब कुछ यहाँ आ जाएगा। कुछ अमाउंट मिसिंग रहेंगी, कुछ ट्रांजेक्शन एक्सक्लूड रहेंगी, वो भी बतानी है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिजनेस की सारी एसेट्स और बिजनेस की सारी लाइबिलिटी। अब मैं सारी लाइबिलिटी सारी एसेट्स का मतलब ये नहीं है कि सारी लाइबिलिटी और सारी एसेट्स आ जाएंगी। कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी अपवाद हैं, वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन ये है कि भाई मैक्सिमम एसेट्स यहाँ आती है, मैक्सिमम लाइबिलिटी को यहाँ शो कर देते हैं। जितनी अमाउंट जितना भी शो कर रखा है कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर। फिर क्या कर देते हैं कि टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में कहाँ से मिली, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में शो कर रखी है। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी और अब पता चला है उस लाइबिलिटी को, तो कहाँ लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। फिर है टू कैश या बैंक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइबिलिटी की वो अमाउंट आएगी जो पेमेंट करनी है। अगर लाइबिलिटी की, देखो सारी लाइबिलिटी यहाँ पे कर दी, अगर इन लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी तो कहाँ शो करेंगे, यहाँ शो करेंगे। फिर क्या है, कैश या बैंक रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन के ऊपर कोई एक्सपेंस हुआ है, इस रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने में अगर रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंस है तो उसको कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर क्या आएगा, अगर पार्टनर ने किसी भी लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया तो उस लाइबिलिटी को भी यहाँ लिखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने एसेट्स लिख दी। बिजनेस की एसेट्स कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स, जितनी भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, सारी कहाँ रखेंगे, यहाँ पर शो कर दी। ठीक है। उसके बाद क्या है, टू कैश या बैंक। अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, सिर्फ लाइबिलिटी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसका अब पता चला है, और उस लाइबिलिटी को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। मैंने यहाँ पर टू कैश या बैंक क्यों लिखा, क्योंकि उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की अब पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया और अगले साल सेट ऑफ कर दिया, उस लाइबिलिटी की इसी टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने लिखा टू कैश या बैंक अकाउंट, उस लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। फिर क्या है, टू कैश या बैंक, ये लिखा है जो लाइबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो की थी, जिन लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी उनको यहाँ लिखेंगे। फिर क्या है, टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंस है तो उसको लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, पार्टनर ने अगर किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया तो उसको यहाँ लिखेंगे। अभी आपको ये ट्रांजेक्शन थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन मैं जैसे जैसे इनको यहाँ एक्सप्लेन करती जाऊँगी आपको ये बिल्कुल समझ आती जाएंगी। क्रेडिट साइड में लिखेंगे सभी लाइबिलिटीज़। नीचे क्या लिखेंगे, बाई कैश या बैंक। ये कौन सी थी, ये जहाँ पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो उस एसेट्स को सेल करने से कैश ये बैंक मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सेल करने से कुछ अमाउंट मिली तो यहाँ लिखेंगे। ये अमाउंट कौन सी है, ये वो है जो एसेट्स को सेल करने से जितनी अमाउंट रिसीव हुई, एसेट्स को सेल करने से अमाउंट रिसीव हुई तो यहाँ लिखेंगे। लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी तो यहाँ लिखेंगे। फिर है प्रोविजन है, अगर किसी भी एसेट्स के ऊपर कोई प्रोविजन बना रखा है, ध्यान देना, हमने यहाँ पर एसेट्स को शो किया है बुक वैल्यू के ऊपर। मान लो डेटर्स हैं, 20,000 के डेटर्स हैं तो 20,000 के डेटर्स यहाँ शो करेंगे। अगर 20,000 के डेटर्स में से क्या है, मान लो ऐसे शो कर रखा है कि डेटर्स हैं 25,000 के, उसके ऊपर प्रोविजन बना रखा है 5,000 का, और फाइनल कॉलम में लिख रखा है साइड में कितना, 20,000। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये बुक वैल्यू 25,000, और इस 5,000 को कहाँ लिखेंगे, इस 5,000 को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रोविजन ऑफ एसेट्स के नाम से। कभी भी 20,000 को यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू शो करनी है, यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू शो करनी है, ध्यान रखना आपको। अब देखो नेक्स्ट क्या था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने किसी भी एसेट्स को टेक ओवर कर लिया तो यहाँ पर उसको नोट डाउन कर देंगे, और एट लास्ट अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर लॉस हुआ तो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये ट्रांजेक्शन मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी इन डिटेल, ध्यान रखना।
सबसे पहले अपने पास है ऑल एसेट्स की बात आ गई, तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि कौन सी एसेट्स यहाँ आएगी और कौन सी एसेट्स यहाँ नहीं आएगी। तो हमने सबसे पहले एसेट साइड उठा ली। किसकी एसेट साइड उठाई है? बैलेंस शीट की। हमने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट की कोई भी साइड नहीं उठाई है, क्यों? रियलाइजेशन अकाउंट में जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो बैलेंस शीट की ट्रांजेक्शन को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट की एसेट साइड की ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले रियल एसेट्स को उठाते हैं। अब आप बोलोगे ये रियल एसेट्स कौन सी होती हैं? रियल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। वो एसेट्स जिनको हम सेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो एसेट्स रियल एसेट्स में आती हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा था वो एसेट्स जिनको सेल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि बिजनेस की ऐसी भी कोई एसेट्स है जिसको अपन सेल नहीं कर सकते, तो बिजनेस की ऐसी एसेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ये वो एक्सपेंसेस हैं, ये वो एसेट्स है बिजनेस की जिसको हम सेल नहीं कर सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मेन क्या है? मेन ये ध्यान रखना कि बिजनेस की वो एसेट्स जिनको सेल कर सकते हैं रियल एसेट्स कहलाती हैं। रियल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल सब कुछ आएगा। वो एसेट्स जिनको सेल कर सकते हैं वो रियल एसेट्स कहलाती हैं और उन रियल एसेट्स की वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। अब आप बोलोगे गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क सब कुछ आएगा, अगर है तो यहाँ लिखेंगे उसको। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक कुछ भी है तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ क्या नहीं लिखेंगे? यहाँ पर एसेट साइड की आइटम में से, एसेट साइड के डाटा में से क्या नहीं लिखेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स को शो नहीं करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स को कहाँ लिखेंगे और कौन सी एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स हैं? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो इन फ्यूचर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जिनसे इन फ्यूचर बिजनेस को कुछ भी कैश रिसीव नहीं होगा, यानी नाम मात्र की एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को बोलते हैं काल्पनिक एसेट्स, नाम मात्र की एसेट्स, नॉमिनल एसेट्स, जिससे इन फ्यूचर बिजनेस को कैश रिसीव नहीं होगा। तो उन एसेट्स को कहाँ शो करेंगे? फिर उन एसेट्स को हम कहाँ शो करेंगे? डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। देखो फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, अगर डेबिट बैलेंस है यानी प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस शो हो रहा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, कौन से होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जैसे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट शो कर रखा है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, वो कौन सी एसेट्स है? वो फिक्टिशियस एसेट्स है। उन एसेट्स को क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये पार्टनर के लिए लॉस है, इससे पार्टनर की कैपिटल कम होती है। तो एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है? लॉस है, और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पता चल गया रियल एसेट्स का अकाउंटिंग कर दी हमने। कहाँ की रियल एसेट्स की अकाउंटिंग? यहाँ शो कर दी। फिक्टिशियस एसेट्स को कहाँ लिखा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। अब बच गया कैश और बैंक का बैलेंस। बैलेंस शीट में कैश और बैंक का बैलेंस भी तो होता है ना, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर अगर कैश और बैंक का बैलेंस है तो उसको कैश और बैंक अकाउंट में लिखेंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के जब भी अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पर कैश और बैंक अकाउंट सबसे लास्ट अकाउंट होते हैं। मैंने आपको अभी सीक्वेंस लिखवाई थी, देख लेना एक बार। एक पॉइंट और है, अगर किसी भी एसेट्स के ऊपर कोई प्रोविजन है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेटर्स है, प्रोविजन फॉर बिल्डिंग है, अगर किसी एसेट्स पे कोई प्रोविजन है तो उस प्रोविजन को कहाँ लिखेंगे? क्या लेस करके लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कोई एसेट्स थी 25,000 की, 5,000 का उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर प्रोविजन था, इस प्रोविजन को कहाँ शो करेंगे? और अमाउंट को लेस करके यहाँ लिख रखा है 20,000, तो 20,000 बुक वैल्यू है कि 25,000 क्या है? 25,000 उस एसेट्स की बुक वैल्यू है, यहाँ शो कर देंगे हम। मान लो डेटर्स है तो डेटर्स जब शो करेंगे तो यहाँ शो कर देंगे 25,000। अब क्या करेंगे? अब 5,000 को कहाँ शो करेंगे? प्रोविजन ऑफ एसेट्स के नाम से रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये देखो मैंने एरो का निशान लगा के इधर लिखा है, प्रोविजन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्रोविजन को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स को कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने आपको यही बताया था, जो बुक वैल्यू है एसेट्स की उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो प्रोविजन है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ तक समझ आया? अब देखो मैंने ये वाली ट्रांजेक्शन आपको बता दी, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड की ट्रांजेक्शन बता दी मैंने आपको। बैलेंस शीट की एसेट साइड की ट्रांजेक्शन बता दी, कैश और बैंक का बता दिया, जो रियल एसेट्स है उनका बता दिया,
जो फिक्टिशियस एसेट्स है उनका बता दिया, यानी बैलेंस शीट की एसेट साइड की कि हाँ कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, कैसे उनकी ट्रीटमेंट करनी है, मैंने आपको बता दी। यहाँ पर शो करेंगे, मैंने ये वाली ट्रांजेक्शन बता दी आपको। और क्या बता दिया, प्रोविजन फॉर एसेट्स को बता दिया। जो मैं बताती जा रही हूँ उसको मैं टिक लगाती जा रही हूँ, ठीक है। ये वाली बता दिया मैंने प्रोविजन, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको। अब इसे आगे का टॉपिक करते हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कर रहे हैं। तो उसको देखें आगे की स्टेटमेंट। हमने किस साइड को उठा रखा था, हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड को उठा रखा है, यानी बैलेंस शीट की एसेट साइड की ट्रांजेक्शन को शो करके दिखा दिया था मैंने, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखेंगे। अब देखो, अब मैंने आपको अभी तक सिर्फ 2 या 3 ट्रांजेक्शन बताई है। आपके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैंने 2 ही ट्रांजेक्शन को टिक लगवाया। एक तो यहाँ पर लिखा है ऊपर ऑल एसेट्स, और एक क्रेडिट साइड के अंदर लिखा है प्रोविजन के नाम से। सिर्फ वो 2 ही ट्रांजेक्शन बताई हैं। अब देखो आगे मैंने उन ट्रांजेक्शन को कैसे लिखा और कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ एसेट्स, देखो जितनी भी एसेट्स हैं जो कहां पर लिखी हुई थी, जो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है ऑल एसेट्स, उन एसेट्स को अब क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्योंकि उनको सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होगी उसी से तो फर्म की लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। तो उन एसेट्स को सेल करने से जितनी भी अमाउंट रिसीव होती है उसको कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये क्या है, उस पार्टनरशिप फर्म की एक तरीके से इनकम है, पैसा रिसीव हुआ है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाई कैश या बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसेट्स। वो क्या है, वो एसेट्स को सेल करने से रिसीव हुई अमाउंट है। देखो आप एक बार उसमें उसको टिक लगाओ। मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट की एक और ट्रांजेक्शन बता दी। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा मिलेगा बाई कैश या बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसेट्स। वो क्या शो कर रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ पर जितनी एसेट्स सेल की है, जो शो की थी, उन एसेट्स को सेल करने से इतनी अमाउंट रिसीव हुई। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टिक लगा दो उसमें ताकि कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है पार्टनर टेक एसेट्स। अगर कोई भी पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है, यानी उस एसेट्स को सेल नहीं किया बल्कि टेक ओवर किया है। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। देखो नेक्स्ट हमारे पास पार्टनर टेक एसेट्स। अगर कोई पार्टनर किसी भी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है, उसको सेल नहीं किया बल्कि किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपके रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए ओपन करके जो अभी आपने बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसको भी टिक कर दो। मैंने ये ट्रांजेक्शन भी बता दी कैसे रिकॉर्ड की है। ये ट्रांजेक्शन कब, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है किसी पार्टनर ने किसी एसेट्स को टेक ओवर कर ली। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट को जब प्रिपेयर करते हैं, यानी जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो नीचे एडजस्टमेंट में कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की है। उन एसेट्स को भी अब कहाँ लिखेंगे, उन एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नोट डाउन करेंगे। तो उस एसेट्स को भी सेल करने से जितनी अमाउंट रिसीव हुई है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है देखो बाई कैश या बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उसको भी टिक करो। उसका मतलब क्या है, ये वो एसेट्स हैं जो अनरिकॉर्डेड थी, जो कहां पर, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की थी, जो बैलेंस शीट के नीचे ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट में शो की। तो अब मैंने आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की सभी ट्रांजेक्शन बता दी, सिर्फ एक लायबिलिटी को छोड़ करके, सिर्फ एक लायबिलिटी को छोड़ के बाकी सभी ट्रांजेक्शन आपको बता दिए कि कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो देखो एक तो क्या करनी है, कैश या बैंक अकाउंट मिलेगा, उसके ब्रैकेट में मिलेगा एसेट्स। इसका मतलब क्या है, एसेट्स को सेल करने से अमाउंट रिसीव हुई है। एक क्या मिलेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी किसी पार्टनर ने किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लिया। एक रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मिलेगा कैश या बैंक अकाउंट, उसका मतलब है किसी पार्टनर ने की जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, सॉरी जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी वो अब फर्म ने क्या कर दी, सेल कर दी।
उनकी अमाउंट शो करेगी। अगर बैलेंस शीट की किसी भी असेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब उस कुछ भी नहीं मिला है। मान लो बैलेंस शीट में कोई एसेट शो कर रखी है, लेकिन नीचे ट्रांजैक्शन के नीचे जो एडजस्टमेंट है उसके बाद उन एडजस्टमेंट में उस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब क्या है कि उस एसेट से बिजनेस की डिसोल्यूशन के समय, यानी जब एसेट्स को सेल कर रहे थे उस एसेट से कुछ भी नहीं मिला, उसको हम इग्नोर कर देंगे। यानी अगर ट्रांजैक्शन में अगर इंफॉर्मेशन में अगर बैलेंस शीट के नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन में उस एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा, इसका मतलब है वो एसेट्स की वैल्यू हमारे लिए नील है, उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे। अब हम क्या लेते हैं, अब हम डाटा उठाते हैं लायबिलिटी साइड के, क्योंकि हम रियलाइजेशन के अकाउंट किसके बेस पर बना रहे हैं, बैलेंस शीट के बेस पर बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के डाटा में से सबसे पहले क्या है, पार्टनर की कैपिटल शो की है। कहाँ जाएगी, क्या रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी, नहीं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्टी की पेमेंट है, बिल्स पेबल है, और क्या शो है, मान लो कि ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स के अमाउंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, ये सारी वो क्या है, थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है। ये सारी पेमेंट कहाँ पर आएंगी, ये सारी रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में। लेकिन उससे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा हुआ है ऑल लायबिलिटीज। देखो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ऑल लायबिलिटीज में सारी वो लायबिलिटी आएंगी जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी, क्या कर दी, सारी थर्ड पार्टी की पेमेंट करने वाली लायबिलिटी को लमसम अमाउंट कहाँ शो कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब बारी आ गई लायबिलिटी को पेमेंट करने की, तो लायबिलिटी की पेमेंट करनी की जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है उसकी एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यानी फर्म से कैश गया, बैंक गया, तो क्यों गया, क्योंकि लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखो कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट है, और बीच में क्या, इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, इधर मैंने लिखा हुआ लायबिलिटी, यानी ये वो कैश या बैंक अकाउंट गया है किसके एवज में गया है, लायबिलिटी को पेमेंट करने के एवज में। नेक्स्ट है, अगर पार्टनर किसी लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है, अगर कोई पार्टनर किसी फर्म की लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब है किसी पार्टनर ने उस फर्म की लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट है, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहाँ शो कर रही थी, बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन में शो कर रखी थी, तो उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को के लिए क्या एडजस्टमेंट, क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि उस लायबिलिटी की अभी पेमेंट कर दी। मान ले क्रेडिटर्स की कोई अमाउंट थी, क्रेडिटर्स के अमाउंट को बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा था, नीचे इन्फॉर्मेशन में शो कर रखा था, तो लेकिन क्रेडिटर्स की अमाउंट तो पे करनी पड़ेगी, तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में मिलेगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लास्ट ट्रांजैक्शन है एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन के ऊपर कुछ एक्सपेंस हुआ है, अकाउंट को बनाने में अकाउंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू कैश या बैंक अकाउंट। ओपन करो आपके रियलाइजेशन अकाउंट को जो भी आपने बनाया था, ये वो एक्सपेंस है जो रियलाइजेशन को बनाने पर या उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, वो किसने पे किया, अगर फर्म ने पे किए। अगर ये रियलाइजेशन के एक्सपेंस फर्म पे कर रही है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये क्या है, मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जितनी भी एंट्री मैंने लिख रखी है, जितनी ट्रांजेक्शन मैंने शो की है, मैंने आपको सारी ट्रांजेक्शन बता दी। अब सिर्फ नीचे की दो बची हैं, या तो प्रॉफिट या लॉस। अगर रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ है तो सभी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, अगर रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस हुआ है तो भी सभी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बोला था कि अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंस है कुछ, उन एक्सपेंस को अगर फर्म पे कर रही है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर फर्म पे नहीं कर रही है, अगर कोई पार्टनर उन एक्सपेंस को इनकर कर रहा है, अगर कोई पार्टनर अपने बिहाफ पर उन एक्सपेंस को पे कर रहा है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ आया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहे हैं या फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंस होते हैं वो फर्म पे कर रही है, तो फिर हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस है वो कौन पे कर रही है, वो फर्म खुद पे कर रही है। उसके लिए एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो अपनी ये ट्रांजेक्शन ये किसके अवेज में है, ये सारी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्या है, अब आगे देखते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट है अपने पास पार्टनर का लोन। देखो जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद सेकंड है पार्टनर लोन अकाउंट, और पार्टनर के लोन अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, फिर है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या ओपन करेंगे पार्टनर के कैपिटल के बाद में कैश या बैंक अकाउंट। तो देखो सेकंड हमारे पास क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर लिया। रियलाइजेशन के बाद में अपन क्या करते हैं, पार्टनर के लोन अकाउंट को देखते हैं। क्या देखते हैं, पार्टनर के लोन अकाउंट को देखते हैं। अब देखो पार्टनर का लोन अकाउंट, लोन दो तरीके का हो सकता है, या तो लोन फर्म ने ले रखा है या फिर लोन फर्म ने दे रखा है। अगर पहला कंसेप्ट है, अगर फर्म ने लोन दिया है यानी लोन टू पार्टनर, यानी पार्टनर को लोन दिया है। सेकंड है लोन बाय पार्टनर, पार्टनर से लोन लिया है, यानी किसी पार्टनर से फर्म ने लोन ले रखा है। दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है। देखो अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी भी पार्टनर को लोन दिया है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो वो लोन पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उस फर्म का एसेट्स है। क्या है, इस पर्सन को लोन दिया, ये पर्सन इन फ्यूचर 2 साल 3 साल 4 साल बाद इस लोन की रिपेमेंट करेगा, तो ये क्या है, ये लोन जो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को दिया है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एसेट्स है। दिस इज एसेट्स ऑफ फर्म, ये क्या है, ये लोन फर्म के लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। थर्ड पार्टी की पेमेंट में यूज करेंगे। देखो अगर एसेट्स है, सीधी सीधी बात है, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हुआ और अगर फर्म के पास एसेट्स हैं तो उन एसेट्स का यूज किसमें करते हैं हम, थर्ड पार्टी की पेमेंट करने में उसका यूज करते हैं। तो इसमें भी अगर ये लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट्स है तो इस लोन का यूज किसमें करेंगे, थर्ड पार्टी की पेमेंट करने में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, थर्ड पार्टी की पेमेंट करने। सेकंड है लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर का मतलब है पार्टनरशिप फर्म ने किसी पर्सन से लोन लिया हुआ है। अगर लोन लिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ये उस पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो पे करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। आप बोलो अगर लायबिलिटी है पे करनी पड़ी तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लायबिलिटी में शो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पार्टनर का लोन है और पार्टनर का लोन अलग से शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं, पार्टनर का लोन अलग से शो करते हैं, कहाँ पर, पार्टनर के लोन अकाउंट में शो करके दिखाएंगे। तो ये क्या है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए क्या है, फर्म की लायबिलिटी है जो इन फ्यूचर फर्म को पे करनी है। थर्ड पार्टी की पेमेंट के बाद इसकी पेमेंट करेंगे। थर्ड पार्टी की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स की, बीपी की, अदर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थी, उनकी पेमेंट करने के बाद हम किसकी पेमेंट करेंगे, पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे। सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट करते हैं, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट करते हैं, फिर पार्टनर की कैपिटल की रीपेमेंट करते हैं और लास्ट में पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अगर कुछ बचता है तो। अब देखो, अब फर्म से क्या है, अगर लोन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को लोन दे रखा था, अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म ने लोन दे रखा था यानी वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट्स है। अब फर्म का डिसोल्यूशन होने लगा यानी अब फर्म बंद होने लगी, तो उस पार्टनर से हम क्या बोलेंगे, पार्टनर मेरी फर्म अब बंद हो रही है और मेरे को क्या चाहिए, उस लोन की अमाउंट वापस चाहिए। अगर वो पर्सन लोन की अमाउंट को रिपेमेंट करता है यानी अमाउंट रिसीव होती है, यानी उस लोन की अमाउंट बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म में रिसीव होती है, तो एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर टू लोन, लोन टू पार्टनर अकाउंट। क्या है, लोन टू पार्टनर अकाउंट, ध्यान रखना इसको। तो मैं क्या करूंगी, पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करूंगी, पार्टनर का लोन अकाउंट करूंगी, और पार्टनरशिप फर्म के लिए ये लोन क्या था, एसेट्स था। तो आप बोलोगे कि लोन का अकाउंट तो क्या है, लोन अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बट ये लोन लायबिलिटी नहीं है बल्कि ये लोन बैलेंस, ये लोन फर्म के लिए क्या है, ये लोन फर्म के लिए एसेट्स है। एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। तो पार्टनर के लोन अकाउंट में लिखूंगी टू बैलेंस बीडी। मान लो 20,000 का लोन दे रखा था, कितने का, 20,000 का।
अब अमाउंट रिसीव होगी, देखो अमाउंट रिसीव होने पर एंट्री क्या बनाई है, पार्टनर के लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई कैश या बैंक अकाउंट, बाई कैश या बैंक अमाउंट, कितनी अमाउंट रिसीव होगी 20,000, 20,000 का लोन दिया था और 20,000 की अमाउंट अब रिसीव हो गया, अकाउंट हो गया क्लोज। अगर क्या है, अगर किसी पर्सन से हमने लोन ले रखा था, हमने का मतलब फर्म ने, अगर फर्म ने किसी पर्सन से लोन ले रखा था, तो जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो उस टाइम उस लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। अगर लोन को पे करेगा तो वो क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ध्यान रखना, अमाउंट को पे करने पर एंट्री क्या बनेगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि लोन की रीपेमेंट करने से कैश या बैंक कम हो गया, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करेंगे, लोन अकाउंट, फर्म ने लोन क्या है, फर्म ने लोन ले रखा है, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस है। इधर लिखा बाय बैलेंस बीडी, मान लो 50,000 का लोन ले रखा था, 50,000 का लोन शो कर दिया। अब जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तब अमाउंट रिसीव होगी लोन की, तब अमाउंट लोन की अमाउंट क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तब क्या कर दी, पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया था और उसकी अमाउंट की रीपेमेंट कर दी, रीपेमेंट कर दी तो कैश गया, बैंक कम हो गया, कैश या बैंक में से ही पेमेंट करेंगे। तो टू कैश या बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 50,000 और अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज। तो मैंने यहाँ पर पार्टनर के लोन अकाउंट को दिखाया है। देखो जब हम बैलेंस शीट के बेस पर रियलाइजेशन अकाउंट को बना रहे थे तो लायबिलिटी साइड में से किस किस की ट्रांजेक्शन कर ली थी, कैपिटल को कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जितने भी रिजर्व और सरप्लस है वो बाकी है, भी क्या है, पार्टनर का लोन है, कहाँ दिखा देंगे, पार्टनर का अलग से लोन अकाउंट ओपन करेंगे, जितनी भी थर्ड पर्सन की लायबिलिटी है, जितनी भी करंट लायबिलिटी है उनकी भी रीपेमेंट कर देंगे। अब एक ही बचा है लायबिलिटी साइड के अंदर से रिजर्व एंड सरप्लस, ये लोन वाला कंसेप्ट ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट है, अगर बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट दे रखी है तो रिजर्व एंड सरप्लस को रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पार्टनर के लोन अकाउंट में शो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कहां पर शो करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कहां करेंगे, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जैसे रिजर्व जर्नल रिजर्व है, और कौन सा रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कुछ भी रिजर्व हो उनको डेबिट करेंगे और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप बोलोगे रिजर्व का हो सकता है कि डेबिट बैलेंस हो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, लॉस को शो करता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉस शो करता है, मैंने आपको पहले बता दिया है उनको कहाँ शो करेंगे, जब मैंने एसेट्स वाला बताया था, क्योंकि वो एसेट साइड की ट्रांजेक्शन थी, उनको कहाँ करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब तक हमने कितना कर लिया, अब तक हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ने रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया, सेकंड पार्टनर के लोन अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया। अब बचा है दो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। अब देखते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और एट द एंड कैश या बैंक अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, सिंगल पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं होता, बल्कि एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर अलग अलग ओपन कॉलम ओपन कर दिए जाते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट ओपन किया, ए बी सी डी जितने भी पार्टनर होंगे अलग अलग अपना अपना कॉलम ओपन कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ब्रो डाउन किया पहले, उसके बाद कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, यानी अगर पार्टनर ने कोई एसेट्स को एक्वायर किया, किसी लायबिलिटी की पेमेंट की, या फिर जितने भी प्रोविजन है, या फिर जितनी भी क्या है कोई रिजर्व वगैरह है, ये सारे कहाँ पर शो करेंगे, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही आएंगे। अगर रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कहाँ आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व थे, कहाँ आएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर एसेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, कहाँ शो करेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये क्या है, ये वो सारी ट्रांजेक्शन है जो कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। कैपिटल की अगर कमी है, अगर कैपिटल अकाउंट में कमी पड़ जाती है, यानी अगर पैसे की कमी हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, हम पार्टनर से पैसा मंगवाते हैं।
जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसे की कमी हो जाती है, उस टाइम पर पार्टनर से कैपिटल मंगवाते हैं, पैसा मंगवाते हैं। तो एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहां पर लिखेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाई, इधर लिखेंगे बाई कैश या बैंक अकाउंट, जितनी अमाउंट मंगवाई है, जिस भी पार्टनर से मंगवाई उसको यहाँ शो कर देंगे। अगर कैपिटल की अमाउंट किसको पे कर रहे हैं, पार्टनर को पे कर रहे हैं, एक्सेस कैपिटल की अमाउंट पार्टनर को पे कर रहे हैं, यानी कैपिटल की अमाउंट पार्टनर को रीपेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इधर लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, कितनी जितनी भी कैपिटल की रीपेमेंट कर रहे हैं। तो ये है अपने पास दो मेन ट्रांजेक्शन, कमी पड़ रही है तो पैसा मंगवाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर वापिस कर रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लास्ट अकाउंट अपने पास कैश या बैंक अकाउंट। ये क्या है, कैश या बैंक अकाउंट ये शो करता है कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो क्वेश्चन यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट अर्थमेटिक रूप से एक्यूरेट है। ये वैसे ही सेम बनता है जैसे कैश या बैंक अकाउंट बनता है। कैसे, इधर लिख दिया कैश अकाउंट, ये है डेबिट साइड और ये क्या है क्रेडिट साइड। तो ये सेम वैसे ही बनता है जैसे कि कैश अकाउंट को हम बनाते हैं। पर्टिकुलर्स ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये ध्यान रखना कि कैश या बैंक अकाउंट जो भी बनेगा, जिसका भी बैलेंस दे रखा हो, कैश या बैंक हमेशा क्या है, डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के जोड़ के हमेशा इक्वल होता है। इसका रीजन क्या है, ये शो करता है कि बैलेंस शीट की जितनी भी ट्रांजेक्शन, जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, जितनी भी ट्रांजेक्शन की है, सभी ट्रांजेक्शन यानी बुक्स ऑफ अकाउंट अर्थमेटिक रूप से एक्यूरेट है बिल्कुल। ये शो करता है कैश या बैंक अकाउंट। इसके अंदर आता क्या है, आता है अगर कैश में कोई पेमेंट कर दी, कैश में किसी भी एसेट्स को मान लो सेल कर दिया, टोटल अमाउंट यहाँ आएगी, किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी यहाँ आएगी, रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे किए गए कैश अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए, यानी कैश के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे कैश के अंदर रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के अंदर अपन क्या करेंगे, शो करेंगे। अब अपने दो टॉपिक बचते हैं। एक तो टॉपिक बचता है कि पार्टनर्स कितने प्रकार के हैं। अब तक अपन कब से पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, पार्टनर करते जा रहे हैं, तो अपने को एक तो टॉपिक पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर, और सेकंड टॉपिक पढ़ना है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो उस पार्टनर के लॉस को कौन इनकर करता है। हालांकि सभी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। देखो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म की सबसे मेन ड्रॉबैक बोल सकते हो आप इसको, क्या ड्रॉबैक है, क्योंकि सभी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और पार्टनर दिवालिया हो गया, अगर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा कहां से आएगा। तो ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन, इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर, और एक टॉपिक अपना बाकी है टाइप्स ऑफ पार्टनर। अपने को ये दो टॉपिक डिस्कस करने हैं लास्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उनमें से कोई एक या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता और कोर्ट से डिक्लेयर हो जाता है कि अब इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो क्या है, तब कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो देखते हैं। पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो रहा है। दूसरा, एंड अनेबल टू ब्रिंग नेसेसरी कैश, और ना ही उसकी इतनी औकात है कि वो कैश में कुछ अमाउंट ला सके, यानी ना तो उसके पास कुछ कैपिटल है पॉजिटिव, यानी कैपिटल का भी डेबिट बैलेंस हो रखा है, और उसके पास ना ही घर में कोई कैश रखा हुआ है कि वो कैश ले आए। अब टॉपिक क्या है, अब उसके लॉस को इनकर कौन करेगा, अब उसके लॉस को इनकर कौन करेगा और कैसे करेगा। ये लॉस सोल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। देखो ये लॉस, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो ना तो उसके पास कुछ कैश है और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो भी डेबिट है। अब इस बैलेंस को सेट ऑफ कौन करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर हैं वो बराबर के हकदार हैं। लॉस और प्रॉफिट को क्या है, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनकर करेंगे। अगर लॉस हुआ तो सभी पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी तक लायबल है वो। तो अब इसके लॉस को इनकर कौन करेगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं है, ये हो गया फक्कड़।
अब ये लॉस सोल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। कौन बियर करेगा? सोल्वेंट पार्टनर बियर करेगा। अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसीलिए अब देखो, मान लो 2 पार्टनर थे, मान लो पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। सी क्या हो गया? सी हो गया इंसॉल्वेंट। ये सी का डाटा है, सी के पास ना कैपिटल है ना कैश है, कुछ नहीं है, सी के पास, सी फक्कड़ है, सी इंसॉल्वेंट हो गया। अब इसके हक का जो लॉस है, इसके हक में जो लॉस आया है उसको इनकर कौन करेगा? उसको इनकर ये दोनों पर्सन करेंगे। कौन? ए और बी। तो ये लॉस सोल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। ये खुद का लॉस तो बियर करेंगे ही करेंगे, साथ में ये सी का भी लॉस बियर करेंगे। तो ऐसा क्यों है कि ए और बी मना कर सकते थे कि हम तो नहीं बियर करेंगे? रीज़न क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसीलिए ये सी का जो लॉस है वो भी ए और बी इनकर करेंगे, क्योंकि पेमेंट तो करनी पड़ेगी, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब देखो इधर दे रखा था, मैंने लिख रखा है, जैसे 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तीनों पार्टनर की कैपिटल है 70,000, 80,000 और 50,000। सी तो बैलेंस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। सी क्या था? सी तो एक ऐसा पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया, फक्कड़ हो गया, कुछ नहीं है। अब इसके लॉस को कौन इनकर करेगा? इसके लॉस को दोनों पार्टनर इनकर करेंगे। इसके लॉस को कौन करेगा? दोनों पार्टनर इनकर करेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बीच में बेटा बोलने लग गया था एक बार। अब देखो, अब ये 50,000 का लॉस है। लॉस का मतलब है कि लॉस तो नहीं बोल सकते, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अब कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अब इसको ए और बी क्या करेंगे? इनकर करेंगे। लॉस तो पूरा करना पड़ेगा, अमाउंट तो पे करनी पड़ेगी लायबिलिटी की। अब क्या करेंगे? अब इस पर्सन, अब ये ऑप्शन क्या है? ए और बी इसके लॉस को, यानी ए और बी सी के जो लॉस हुआ है उसको किस रेशियो के अंदर बियर करेंगे? तो इनके पास 3 ऑप्शन है। ए बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन इसके जो भी लॉस है उसको डिवाइड कर लेंगे। बी बोलता है नहीं, मैं तो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करूंगा, जितना भी लॉस हुआ मैं तो कैपिटल का जो रेशियो है उसके अंदर मैं इस लॉस को इनकर करूंगा। लड़ाई हो जाती है। सी बोलता है नहीं, ना तेरी ना मेरी, इक्वली कर लेते हैं, दोनों आधे आधे कर लेते हैं, फिर भी दोनों सहमत नहीं हो पाते। यानी 3 ऑप्शन है, ए बी के पास में 3 ऑप्शन है कि या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसके लॉस को बियर कर लो, या फिर कैपिटल रेशियो में इसके लॉस को बियर कर लो, या फिर इक्वली इसके लॉस को, इक्वली इस सी के लॉस को बियर कर लो। लेकिन दोनों ही पार्टनर क्या हैं? तीनों ही रेशियो पर सेटिस्फाई नहीं हो पाते। इस पर ए सेटिस्फाई है तो बी नहीं है, इस पर बी सेटिस्फाई है तो ए नहीं है, इस पर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं है। अब क्या करेंगे? अब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो या इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कौन बताएगा? क्या पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 वो बताएगा? क्या पार्टनरशिप डीड बताएगी? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनरशिप डीड इस मामले में म्यूट है, साइलेंट है, बिल्कुल चुप्पी है दोनों की। ना तो पार्टनरशिप एक्ट में कुछ बोल रखा है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस होगा उसको सोल्वेंट पार्टनर किस रेशियो में बियर करेंगे, ना पार्टनरशिप डीड चुप है, ना पार्टनरशिप डीड बताती है कि ये किस रेशियो के अंदर इस लॉस को इनकर करेंगे सोल्वेंट पार्टनर। फिर क्या हुआ? फिर इंग्लैंड के अंदर एक केस हुआ था, गार्नर बनाम मूरे। इंग्लैंड के अंदर एक केस हुआ, गार्नर वर्सेस मूरे का डिसीजन। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये कौन सा लॉस है? ये कैपिटल लॉस है। कौन सा लॉस है? ये कैपिटल लॉस है। यानी ये जो कैपिटल का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ये कैपिटल लॉस है। इस कैपिटल लॉस को कैपिटल अकाउंट के रेशियो में ही, यानी पार्टनर की जो कैपिटल रेशियो है उसी रेशियो के अंदर बियर करेंगे। ये तो श्योर है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी लॉस है वो सोल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। अब बात ये आती है कि किस रेशियो में करेंगे। तो किस रेशियो में करेंगे कि गार्नर वर्सेस मूरे का जो डिसीजन, जो केस हुआ, उस केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कैपिटल लॉस है। ये कौन सा लॉस है? ये कैपिटल लॉस है। इसको कैपिटल रेशियो के, कैपिटल का जो रेशियो होगा उसमें बियर करेंगे। इनका कैपिटल का रेशियो क्या है? 7:8 है। इस रेशियो में क्या करेंगे? इस लॉस को बियर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये वाला 7:8 ये वह रेशियो में आपको नहीं बोल सकती बियर करेगा, लेकिन इतना श्योर है कि ये जो लॉस बियर किया जाएगा, ये लॉस ए और बी यानी सोल्वेंट पार्टनर के द्वारा कैपिटल रेशियो में ही बियर किया जाएगा।
अब इससे रिगार्डिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसको ध्यान से समझना। बस इतना कंसेप्ट है जो अभी तक बताया। वो क्या बताया है कि अगर कोई पार्टनर सोल्वेंट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर इनसोल्वेंट हो जाता है, तो इनसोल्वेंट पार्टनर का जो भी लॉस है, इनसोल्वेंट पार्टनर का जो भी लॉस है, वो सोल्वेंट पार्टनर किस रेशो में बियर करेंगे? कैपिटल रेशो में बियर करेंगे। हालांकि पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस मामले में बिल्कुल चुप है, साइलेंट है, म्यूट है। अब इन तीनों रेशो में कर सकते थे, लेकिन गार्नर वर्सेस मूरे में क्या फाइनल डिसीजन दे दिया कि कैपिटल रेशियो के अंदर इस लॉस को बियर करेंगे। अब इससे रिलेटेड पॉइंट, इस कैपिटल रेशियो से रिलेटेड पॉइंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब देखो, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके लॉस को बियर करने के लिए हमें किस कंसेप्ट को ध्यान रखना है? तो कौन सा कंसेप्ट देखना है? देखो ए और बी रियलाइजेशन, देखो ए और बी क्या था? ए और बी दोनों क्या था? दोनों थे सोल्वेंट पार्टनर। और सी क्या था? सी था इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को बियर करने के लिए सोल्वेंट पार्टनर के कैपिटल रेशियो को देखना है। लेकिन एक बात और बोली गई थी कि कैपिटल रेशियो के किस बात को देखना है? कैपिटल रेशियो में ये नहीं कि डायरेक्ट कैपिटल का ही अमाउंट देख लिया, उसमें एक कंसेप्ट ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है। ये बोला गया था कि कैपिटल रेशियो तो देखना है, कैपिटल रेशियो में ही इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को इनकर करना है, लेकिन एक एडजस्टमेंट और पहले करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट से मान लो लॉस हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस को सोल्वेंट पार्टनर पहले कैश में लेके आए। ए और बी सोल्वेंट पार्टनर, सोल्वेंट पार्टनर अपने रियलाइजेशन लॉस को कैश में लेकर आओ और बाद में कैपिटल रेशो लेंगे। यानी ए और बी सोल्वेंट पार्टनर हैं, सोल्वेंट पार्टनर अपने रियलाइजेशन के लॉस को, सोल्वेंट पार्टनर अपने रियलाइजेशन के लॉस को पहले कैश में लेके आओ, उसके बाद का रेशो लेंगे। तो देखो कैपिटल अकाउंट था ए बी और सी, मान लो ए की कैपिटल 70,000, बी की कैपिटल 50,000 और सी की कैपिटल 10,000 है। लॉस क्या है? रिवैल्यूएशन से लॉस दे रखा था, 30,000 का लॉस है रिवैल्यूएशन से, 10,000, 10,000 और 10,000 तीनों का लॉस आ गया। अब देखो कितना है, 70,000 में से 10,000 गए 60,000, 50,000 इसमें से 10,000 लॉस को लेके आए 10,000। फिर क्या है? सी का पहले से ही कैपिटल का डेबिट बैलेंस था। दूसरा लॉस हुआ है किसको? सी को 10,000 का लॉस भी आएगा, क्योंकि वो तो इक्वली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस, तो पहले से 10,000 का लॉस, अब भी 10,000 का लॉस, तो सी के अकाउंट में 20,000 का लॉस है। अब बात क्या है कि अब सी के 20,000 के लॉस, सी एक इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उसके 20,000 के लॉस को सोल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट के रेशो में क्या करेंगे? बियर करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट का ये रेशो नहीं लेते, मेन बात यही थी बताने की कि अगर रिवैल्यूएशन से लॉस है तो लॉस को पहले कैश में लेके आओ। कौन लेके आओ? इंसॉल्वेंट पार्टनर तो ला नहीं सकता, सिर्फ सोल्वेंट पार्टनर लेके आएंगे। सोल्वेंट पार्टनर पहले लॉस को कैश में लेके आओ, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो रेशो निकलता है उस रेशो के अंदर इस लॉस को बियर करेंगे। बस यही बात थी। तो इसका रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? रेशो है 3:2। इस लॉस को, इस 20,000 को 3:2 के अंदर क्या करेंगे? बियर करेंगे। कौन करेगा? ए और बी सोल्वेंट पार्टनर करेंगे। तो इसका रेशो 12,000 कौन बियर करेगा? ए, और 8,000 कौन बियर करेगा? बी। यानी ए और बी क्या करेंगे? इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस है टोटल 20,000, इसको क्या कर लेंगे? बियर कर लेंगे। यानी ये इसको सेंड करेंगे। कौन करेगा? सोल्वेंट पार्टनर करेंगे। किस रेशो के अंदर? कैपिटल अकाउंट के रेशो में। कैपिटल कौन सा रेशो? रिजर्व एंड सरप्लस के लॉस को कैश में लेने के बाद आने वाले कैपिटल रेशो में। अब देखो गार्नर वर्सेस मूरे का जो डिसीजन अप्लाई होता है वो डिसीजन कब अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए अपने को 3 सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी गार्नर वर्सेस मूरे का डिसीजन जो है, जो कोर्ट ने फैसला दिया था, वो लागू हो सकता है। देखो पहला क्या है? एट लीस्ट 2 और मोर पार्टनर सोल्वेंट, कम से कम 2 पार्टनर सोल्वेंट होने चाहिए। जैसे अपने यहाँ पर दोनों पार्टनर सोल्वेंट थे, मान लो बी और सी दोनों ही इंसॉल्वेंट हो जाते तो ए क्या इन दोनों के लॉस को, ए तो इन दोनों के लॉस को ही सहन करता रहेगा। तो ये बोला गया था कि गार्नर वर्सेस मूरे का डिसीजन तभी अप्लाई होगा
जब कम से कम दो पार्टनर, कि कम से कम दो पार्टनर सोलवेंट पार्टनर होने चाहिए। सेकंड है अपने पास वन और मोर पार्टनर इंसॉल्वेंट, यानी कम से कम एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट है तभी अप्लाई करेंगे। मान लो कोई पार्टनर सोल्वेंट ही नहीं है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट ही नहीं है, दिवालिया ही नहीं हुआ किसी पार्टनर का, तो गार्नर वर्सेस मूरे का डिसीजन अप्लाई ही नहीं होगा। ये अप्लाई ही तब होता है जब कम से कम एक पार्टनर क्या है, इंसॉल्वेंट। थर्ड क्या है कि कैपिटल आर नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल है तो अब भी अप्लाई नहीं होता है, यानी कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए, कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये है अपना टॉपिक। फिर एक कंसेप्ट और है, अपन यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट ले रहे हो, यहाँ पर हम किसका बैलेंस ले रहे थे, हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ले रहे हैं। अब जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जब भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं तो दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट थे या थे फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स थे तो हम दो अकाउंट ओपन कर रहे थे, एक था पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक था पार्टनर का करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के थ्रू पार्टनर के अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो एक अकाउंट ओपन हो रहा है, वो कौन सा है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब आपका कंफ्यूजन क्या होगा कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो भाई हम क्या ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेना है, कैपिटल अकाउंट का रेशियो लेना है, ठीक है। अगर मान लो फिक्स कैपिटल अकाउंट को ओपन कर रखा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ओपन कर रखे हैं, दो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब हम किसका बैलेंस, अब हम किसका क्या लेंगे, ये वाली, ये रेशियो किसका लेंगे, कैपिटल अकाउंट का लेंगे या फिर करंट अकाउंट का लेंगे। अब ये बात है, देखो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था तब तो हमने कैपिटल अकाउंट को ले लिया था, क्योंकि उसमें एक ही अकाउंट ओपन होता है। क्या अकाउंट होता है, एक ही अकाउंट ओपन होता है। अब बात आती है कि कैपिटल अकाउंट को लेंगे या करंट अकाउंट को। तो करंट अकाउंट में तो क्या लिखा जाता है, करंट अकाउंट में पार्टनर के जितने भी कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कोई सैलरी है, कोई कमीशन है, वो सब कुछ लिखा जाएगा। तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के रेशियो को ही लेंगे, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो रेशियो है उसी को लेंगे, करंट अकाउंट के रेशियो को नहीं लेंगे। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी। अब एक टॉपिक बचता है अपना टाइप्स ऑफ पार्टनर, उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में कितने प्रकार के पार्टनर्स हो सकते हैं वो देखना है। देखो पहला है एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर वो पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और क्या करते हैं, और हर तरीके की लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब भी रिटायरमेंट होंगे तो क्या करेंगे, पब्लिक को नोटिस भी देंगे। तो एक्टिव या मैनेजिंग पार्टनर कौन से हैं, वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेते हैं, वो पार्टनर जो रिटायरमेंट होने पर पब्लिक को नोटिस देते हैं, वो सारे पार्टनर क्या कहलाते हैं, एक्टिव पार्टनर कहलाते हैं। यानी तीनों कंडीशन होनी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्ट किया, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लिया, और तीसरा क्या है, रिटायरमेंट होने पर पब्लिक को नोटिस देना कंपलसरी है। किसका, एक्टिव पार्टनर का। एक्टिव पार्टनर का रिटायरमेंट होने पर पब्लिक को नोटिस देना कंपलसरी है। अब लायबिलिटी का है, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म में जो भी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज के लिए ये पर्सन लायबल होगा। सेकंड क्या है हमारे पास, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब सोया हुआ पार्टनर, यानी उसने सिर्फ पैसे लगा दिए बिजनेस में लेकिन करने धरने को उसके पास कुछ नहीं है। यानी स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करता है और कुछ नहीं करता, ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है वो पर्सन, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। अब इस पर्सन क्या, ये पर्सन लायबल होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है, तो ये पर्सन पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है नॉमिनल और ओसेंशियबल पार्टनर। नॉमिनल या फिर ओसेंशियबल पार्टनर का नाम है, देखो कैसे ध्यान रखना है, एन से नॉमिनल, एन से नेम। एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में अपना नाम यूज करने के लिए दे रहा है। मान लो जैसे कि मान लो किसी का ब्रदर है,
आप में से किसी का ब्रदर क्या है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन आपके फादर भी क्या है, उसी बिजनेस के अंदर थे। तो आपके फादर अब पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ अपना नाम दे रहे हैं कि मेरे नाम पर आप सेल करना, मेरे नाम पर फर्म को चलाना। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ फर्म को चलाने के लिए अपना नाम दे रहे हैं, बाकी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। नॉमिनल या ओसेंशियबल पार्टनर कौन सा है, जो सिर्फ अपना ये नाम यूज करने के लिए दे रहा है। किसको, आपके ब्रदर को आपका फादर नाम यूज करने के लिए दे रहा है। क्यों, क्योंकि ताकि बिजनेस अच्छा चले, क्योंकि आपके फादर का मार्केट में पहले से नाम है, उनका पहले से बिजनेस था। तो ओनली नेम यूज करने के लिए अगर किसी पर्सन को पार्टनर बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल या फिर ओसेंशियबल पार्टनर। इसकी लायबिलिटी, ये पर्सन भी लायबल होगा। क्यों, क्योंकि ये एज ए पार्टनर शो कर रहा है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, क्योंकि इसने अपना नाम दिया है उस फर्म के अंदर। नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टोपल या फिर होल्डिंग आउट। ये पर्सन क्या करता है, ये पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो बोल करके, जो अपने वर्ड से ऐसे शो कर देता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। अपने वर्ड से ये ऐसे शो करेगा कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, तो वो क्या बनेगा, वो उस पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल या फिर होल्डिंग आउट। क्या वो भी लाइबल है? हाँ जी, वो भी लाइबल है। किसके लिए? लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल इक्वल रहेगा वो भी। यानी फर्म की जब लाइबिलिटी की पेमेंट की बात आएगी तो ये पार्टनर भी उनके इक्वली लाइबल होगा। यानी ये पार्टनर क्या है, बाकी पार्टनर के जैसे ही लाइबिलिटी को वहन करेगा। पार्टनर इन प्रॉफिट, यानी एक ऐसा पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म के सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट लेगा, लॉस में पार्ट नहीं लेगा। यानी एक ऐसा पार्टनर है जिसमें पहले ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट हो चुका है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ तो वो हम इनकर करेंगे, बाकी के पार्टनर, आपको बेयर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है माइनर एज ए पार्टनर। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइनर पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। देखो माइनर पार्टनर कौन सा होता है, एक बात ध्यान रखना कि पार्टनरशिप फर्म हमेशा एग्रीमेंट पे बनती है। कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेस पर नहीं बनती। अगर पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट पे बनती है और कभी भी माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता तो एक माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते पार्टनरशिप फर्म में, ये श्योर था। लेकिन बाद में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 30, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 30 में ये मेंशन किया कि एक माइनर पर्सन को आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हो। कहाँ तक? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। एक माइनर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एक माइनर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर के लिए। कहाँ पर शो किया गया है? सेक्शन नंबर 30 में शो किया गया है। मान लो वो आज तो माइनर है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा, यानी जब उसने मैच्योरिटी ले ली, यानी जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर एक माइनर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट तक के लिए। और जब तक वो माइनर रहता है ना, तब तक कोई भी पर्सन, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी उसके ऊपर केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो पर्सन माइनर है। यानी उस पर्सन ने जो काम किया है उसके लिए फर्म तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्पेशल उस पर्सन के ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्सन क्या है? माइनर है। यानी अगर उसने कुछ इलीगल काम भी कर दिया ना तो भी फर्म के अंदर वो पार्टनर है, फर्म के ऊपर केस होगा, फर्म के उस पार्टनर के ऊपर केस नहीं होगा क्योंकि वो पार्टनर क्या है? माइनर है। लेकिन जैसे ही वो पार्टनर मेच्योर हो जाएगा, जैसे ही वो पार्टनर क्या करेगा? माइनॉरिटी को छोड़ देगा, माइनर से क्या बन जाएगा? मेच्योर हो जाएगा। जैसे ही मेच्योर होगा तो उस पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? मेच्योर होते ही उस पार्टनर की लायबिलिटी है कि मेच्योर होने की 6 महीने के अंदर अंदर उसको पब्लिक नोटिस देकर ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं बने रहना चाहता। तो क्या वो पार्टनर जो पहले माइनर था अब क्या बन गया? मैच्योर होते ही उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या वो पर्सन अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहना चाहता है या नहीं। अगर रहना चाहता है तो ठीक है, और अगर नहीं रहना चाहता तो भी बताना पड़ेगा। अगर मान लो वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, अगर पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं देता तो उसको ऑटोमेटिक ये मान लिया जाएगा कि जो पार्टनर पहले माइनर था अब वो क्या हो गया? मैच्योर हो गया है। मैच्योर होने के बाद वो पार्टनरशिप फर्म की हर लायबिलिटी के लिए इक्वल लायबल है। कितने महीने के अंदर नोटिस देना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर उस पार्टनर को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, माइनर पार्टनर ने जब माइनर था
उस टाइम पर क्या है, बहुत सारी गलतियां की हैं, उन गलतियों के लिए भी आज वो लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आज क्या हो गया, मैच्योर हो गया। तो अपनी पहले की जितनी भी लाइबिलिटी उसके माइनॉरिटी के टाइम पर थी, उन सभी लाइबिलिटी के लिए वो पर्सन क्या हो गया, इक्वली लाइबल माना जाएगा। फिर कुछ पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर, एक है लिमिटेड पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फर्म में ना नाम देता है, ना अपने वर्ड से बोलकर ये बताता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। वो क्या है, सीक्रेट पार्टनर है। फिर है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर है जहां तक उस पर्सन ने उस पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की है, सिर्फ उतनी ही अमाउंट तक वो लाइबल है, उससे ज़्यादा अमाउंट के लिए, उससे ज़्यादा एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे करने के लिए वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। तो हमने कुछ पढ़े हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब ये अपना टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर। कौन सा टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू।